नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज एक बेहद खास मेहमान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, जिनका मैं बहुत वर्षों से सम्मान करता रहा हूं। हिंदुस्तान की जुडिशरी में, दिल्ली में खासतौर से उनका नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। उनको वो अक्सर ऐसे वोकल पब्लिक फिगर है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे, करप्शन इन जुडिशरी पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे, मिसयूज ऑफ लॉज पर चर्चा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं और खुली बात करते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं और दम ठोक कर बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, बहुत सारे बड़े फैसले उन्होंने सुनाए जिनकी लिस्ट एक लंबी है, बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं। उन सब पर भी चर्चा करते रहे। और अभी जब एनसीईआरटी का मसला आया, जिसमें एक चैप्टर में जुडिशियल सिस्टम में करप्शन की बात हुई और उस पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। सरकार ने भी अपने आप को बैकफुट पर पाया और कदम पीछे ही नहीं लिए, उस किताब को भी वापस ले लिया। उस पर भी जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब की बड़ी अच्छी सटीक टिप्पणी आई। तो हमने कहा ढींगरा साहब से ही बात करते। तो जस्टिस ढींगरा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमेशा अच्छा लगता है कि आप एक दम ठोक कर बात करते हैं। आपने बहुत सारा काम किया है मिसयूज ऑफ लॉज को लेकर, आपके फैसले भी उस तरह से रहे हैं, जुडिशियल करप्शन पर आप बोलते रहे हैं। क्या आपको लगता है जो एनसीईआरटी का फैसला आया, एनसीईआरटी की जो किताब में जुडिशियल करप्शन पर चर्चा हुई और सरकार ने अपने आप को वापस कर लिया, बैकफुट पर आ गई सरकार और किताब को भी वापस ले लिया, क्या ये फैसला ठीक था? मुझे इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बात तो इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुमोटो कॉग्निजेंस ली, जी, वो भी दो वकील के कहने पर, या कुछ लोगों ने कहा होगा। कुल 22 किताबें या 30-32 किताबें सुना है बाहर आई थी। मेरे ख्याल तो किसी को समय नहीं होता कि वो एनसीईआरटी की किताबें खोल के बैठ के पढ़ के देखता हो, इतनी किताबें बाहर आती रहती हैं। तो निश्चित ही किसी को पहले से पता था कि इसमें एक ऐसा लेसन है, और उसने जैसे ही किताब बाहर आई सबसे पहले इसी को उठाया। एक तो ये मोटिवेटेड था, जिसने भी उठाया मुद्दा, वो क्या दिखाना चाहता था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें कोई भी चीज इस एनसीईआरटी के लेसन में गलत नहीं दिखी। जो डाटा दिया हुआ है जुडिशियल पेंडेंसी का, वो नेशनल जुडिशियल ग्रिड पे अवेलेबल, कोई भी देख सकता है। और बल्कि वो डाटा भी कम है मेरे हिसाब से। 5.5 करोड़ केस तो सिर्फ हम अदालती सिस्टम के वो मानते हैं, जबकि एक्चुअल पेंडेंसी बाकी सभी केसों की जो है कहीं 7-8 करोड़ होगी। इसमें हम रेवेन्यू के केस नहीं जानते, ट्रिब्यूनल्स के केस नहीं गिनते, जो सेमी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनके केस नहीं गिनते। अगर आप ये सारे केस गिनो तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी कोर्टों में पेंडेंसी जो है वो कहीं 10 करोड़ के करीब है, अगर आप उनको भी कोर्ट मानो तो। लेकिन ये जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीन की पेंडेंसी करीब 5.5 करोड़ से भी अब तो ज्यादा बढ़ गई होगी, 5.5 करोड़ है। इस डाटा को देने से तो कुछ नहीं होता। अब पेंडेंसी के रीजन बहुत है जिनको गिनाया नहीं है किताब ने। अगर किताब गिनाती तो ये पता चलता कि नीचे की अदालतों में करीब करीब 40% कोर्टों का टाइम हड़तालों में जाता है, और वकीलों की हड़तालों, जजों की हड़ताल तो होती नहीं है, वकीलों की हड़तालों में जाता है। अब तो हाई कोर्ट में भी कई जगह हड़ताल हुई कि आपने इस जज को हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दिया, हम इसके लिए हड़ताल पे जा रहे। एक सुप्रीम कोर्ट है जहां हड़ताल बड़ी रेयर चीज है, बहुत सालों से नहीं सुनी कोई एक आध दिन ना। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दे रखी है कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते। उसके बावजूद अगर वकील हड़ताल पे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेता, तो आप इसको क्या कहोगे? मैं तो इसे करप्शन ही कहूंगा कि आपकी जो है वकीलों से मिली भगत है, आप वकीलों को नहीं कंट्रोल कर सकते। एक तो ये है। दूसरा, जुडिशियल करप्शन जो है वो कई तरह की होती है, सिर्फ पैसे लेना तो करप्शन नहीं है ना।
जो लोग सोचते हैं कि पैसे लेना ही करप्शन है, वो करप्शन का एक फॉर्म है। करप्शन तो बहुत फॉर्मों में है। आप अपने दोस्त यारों के केस जो है अपनी कोर्ट में रखो और उन्हें रिलीफ दो, ये भी करप्शन है। आप जो है इनडायरेक्टली किसी से कभी आपने बेनिफिट लिया, उसको इनडायरेक्टली बेनिफिट दो वापस, वो भी करप्शन है। और ये सबसे बड़ी करप्शन है जो हमारे कंट्री में है, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज की अपॉइंटमेंट होती है वो मेरिट पे तो होती नहीं, एहसान करके होती है। किसी ने आपको ओब्लाइज किया, आपको हाई कोर्ट का जज बना दिया, तो आप जो है पूरी जिंदगी उस ऑब्लिगेशन को पे करने में रखोगे ना। किसी ने आपको ओब्लाइज किया, आपको वकील से सीधा सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो आप पे बैक करोगे। देखिए, मुफ्त में एक कप चाय भी नहीं मिलती। जो लोग ये सोचते हैं कि आप चाय भी किसी के यहाँ पीते हो तो आपके दिमाग में आता है मैं इसे चाय पिलाऊंगा कभी, तो आप चाय के लिए भी वो करते हो। तो ये जो है करप्शन के विभिन्न रूप है और ये ओपन है। देखिए, जब भी कोई जज करप्ट होता है तो जज को वकील के थ्रू ही करप्ट होता है, और क्लाइंट जो करप्ट करता है, करप्शन में इन्वॉल्व होता है किस केस में, तो क्लाइंट भी इस बात का ढिंढोरा पीटता है कि मैंने ये जजमेंट खरीदी है, मैंने इतने पैसे दिए हैं और इसके फला के दिए। तो ये करप्शन जो है एक ओपन सीक्रेट है। आज आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले जाओ, इस तरह की करप्शन सब अदालतों में होते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं, और जजेज भी होते हैं। आप आज सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, किसी भी सीनियर वकील के पास जाओगे, वो पूछेगा किसी वकील के पास जाओगे, सीनियर के पास नहीं, वो पूछेगा कौन सी बेंच में केस है, फिर आपको सजेस्ट करेगा अच्छा ये बेंच है तो इसके लिए ये वकील करो। क्यों? और यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द लॉ, ये हमारे कोर्टों में बड़ा आम है। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है तीस्ता सीतल वाड़, बहुत छोटा एग्जांपल है और कोई अकेला एग्जांपल नहीं है। तीस्ता सीतल वाड़ को हाई कोर्ट ने उस दिन बेल रिजेक्ट की या जेल जाने का ऑर्डर दिया, सेम डे हाई कोर्ट से छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनवाई, बेंच ने डिवाइडेड ऑर्डर दिया कि भैया नहीं, एक भी जज ने कहा कि ये ठीक है, दूसरे ने कहा गलत है, तो आपने तीसरे जज को भी सेम विद इन आवर्स जज बनवाई और जजमेंट फेवर में ली। मैं इसे जजमेंट फेवर में लेना इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप बेंच बनाते हो, बेंच बनाने का राइट आपको है, तो आपको पता होता है किस जज की क्या इंक्लिनेशन है, कौन आपको ओब्लाइज करेगा, ये पता होता है। आप स्पेशली रात के इतने बजे बेंच बना रहे हो तो ये सोच कर ही तो बनाओगे कि अब बेंच का पर्पस सर्व होना चाहिए मेरे बेंच बनाने का। तो इसे का आप क्या कहोगे? करप्शन नहीं कहोगे, दूध का धुला होना कहोगे। सर, ये तो बहुत करप्शन के बहुत से रूप हैं। ये तो बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं कि बेंच भी उस तरह से बनाई जाती है कि उसका फैसला उस पर, मतलब बेंच बनाने से पहले ही फैसला तय हो जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बेंच बनाते समय ये सोचा जाता है कि किस तरह की बेंच बनाऊं कि फैसला इस तरह का है। आपको जबलपुर एसडीएम जबलपुर का केस अगर मालूम हो, जिसके अंदर इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को चैलेंज किया गया था कि राइट टू लाइफ जो है वो इमरजेंसी में खत्म हो जाता है, आर्टिकल 21 का जो है सस्पेंड कर दिया गया था, किसी को भी बिना कारण बताए जेल में भेजा जा सकता था। उसको चैलेंज किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में, और जानते हो वो 5 जज कौन थे? वो 5 जज वो थे जिनका नंबर कभी न कभी चीफ जस्टिस बनने के लिए आना था। मतलब हर एक को पता होता है कौन चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो वो 5 जजों का चुनाव किया गया था कि इनमें से हर आदमी को चीफ जस्टिस की कुर्सी दिखेगी। तो उन्होंने वो फैसला दिया कि जनता के अधिकार खत्म हो जाते हैं इमरजेंसी लगाते ही,
उन्होंने अपहोल्ड किया सरकार के इस डिसीजन को। तो बेंच बनाने में खेल होता है, और बेंच बनाना भी ये एक बहुत बड़ी पावर है। तभी तो ये कोई भी चीफ जस्टिस के पास और क्या एडिशनल पावर है, बेंच बनाने की पावर है, पावर ही बेंच बनाने की है। हाँ, नहीं तो वो चीफ जस्टिस और बाकी जजों में कोई है ही नहीं अंतर। तो चीफ जस्टिस जो बेंच बनाने की पावर है, इसी के खिलाफ तो आपके 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन करके और कॉन्फ्रेंस की थी कि जी हमें केस नहीं दिए जा रहे। भाई आपको किस तरह के केस चाहिए आप ही बता दो, ये केस अपने फेवरेट को देते हैं। तो ये जो पावर है ये भी एक करप्शन का रूप है, और हमारे कंट्री में तो पावर इज नोन बाय इट्स मिसयूज। तो करप्शन तो है जुडिशरी में, इसको आप मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, करप्शन तो। आप बात कह रहे हैं वो तो कंटेम्प्ट जैसी हो जाएगी, मेरे को ही जेल भिजवा देंगे आप, आपको तो भेज नहीं नहीं, सकते। मुझे तो कंटेम्प्ट का डर नहीं है। देखिए एक छोटी सी कहानी है फ्रांस की। जी, फ्रांस की एक कहानी है, एक राजा को बहुत वो था कि मेरे जैसा कला प्रेमी नहीं है, तो उसने 2 जुलाहे उसके पास आए, कहने लगे जी हम इतना बढ़िया कपड़ा बनाते हैं कि कोई भी आदमी कोई भी उस जैसा बना नहीं सकता। पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि ये कपड़ा वही देख सकता है जो अपने बाप का बेटा है। अब वो खड्डी चलाते रहे, थोड़े दिन बाद उन्होंने कपड़ा काट पीट के राजा को पहना दिया। वास्तव में कुछ नहीं पहनाया था, राजा नंगा था। तो राजा घोड़े पे बैठ के बड़ी शान से उसको दिखा रहा था, और लोग चुप थे, क्योंकि जो बोलेगा कि कपड़ा नहीं दिख रहा तो वो जो है अपने बाप का औलाद नहीं है। तो एक बच्चा था वहां, उसने ताली बजा के कहा राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा। तो हमारे यहाँ ये जो कंटेम्प्ट का वो है ना डर, ये लोगों को बोलने से रोकता है कि आप कितने करप्ट हो। तो राजा को नंगा होने में तो कोई शक है नहीं, लेकिन बोलने वाले नहीं है कि राजा नंगा। आप देखिए हमारे यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं होते। जी, जुडिशियल रिफॉर्म ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है जुडिशियल रिफॉर्म पर कि कोई हमारे एक लॉबी है वकीलों की और जजों की जो मिली रहती है। नहीं तो जुडिशरी के अंदर अगर स्पेशलाइजेशन ले आए कि एक बेंच हमने क्रिमिनल बना दी, यही के सारे क्रिमिनल केस सुनेगी, आप क्यों हर दूसरे दिन बेंच चेंज करते हो? जब तक वो जज वहां रहता है वो क्रिमिनल केस ही सुने। तो कम से कम ये जो 6-6 दिन बहस होती है एक एक धारा को लेके, ये नहीं होगी, क्योंकि जज कहेगा भैया इसके ऊपर सेटल्ड लॉ है, इसके ऊपर तो लॉ बदल नहीं सकता। आज तो एक जजमेंट देने के बाद जज रिटायर हो जाता है तो उसको क्यूरेटिव पिटीशन डाल दी जाती है। क्यों? अगर वो जजमेंट गलत दी है तो उस जज को क्या पनिश करोगे जिसने गलत जजमेंट दी है? मतलब आप ये मानते हो कि लोग गलत जजमेंट देते हैं और जानबूझ कर देते हैं। तभी तो क्यूरेटिव सुप्रीम कोर्ट की बेंच अपने ही फैसलों के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन क्यों सुनती है? और फिर सेकंड क्यूरेटिव पिटीशन, ये तो अनइमेजिनेबल था मेरे लिए कि इस तरह की चीजें हो रही हैं कि हमने जजमेंट दिया है अब हम उसको सुधारेंगे। अगर हर जज ट्रायल कोर्ट से अपनी जजमेंट सुधारने लगे तो आप देखिए क्या गदर होगा ट्रायल कोर्ट में। हर जज पैसे लेके जजमेंट सुधारेगा अपनी। इसीलिए ट्रायल कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर राइट टू रिव्यू नहीं है कि कोई भी कोर्ट अपनी जजमेंट को खुद रिव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि करप्शन के पूरे चांस है। अगली कोर्ट कर सकती है, नेक्स्ट कोर्ट कर सकती है, नेक्स्ट कोर्ट करेगा। लेकिन सर कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं इसको आरोप ही कहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीनियर जो वकील हैं वो कहते हैं कि हम लोग वहां पर जो सबसे सीनियर वकील हैं जिनके नाम बड़े नाम हैं
उनके लिए वो आरोप लगाते हैं कि भाई वो इसलिए चलते हैं कि हमें यदि किसी की हियरिंग जल्दी करवानी है, टाइम कम करना है, तो हम उनका नाम रखकर उस बेंच के सामने करते हैं, तो वो हियरिंग की डेट मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती। केवल वो वकील इसी काम में आते हैं कि कोर्ट्स में ऐसा होता है कि वकील के नाम से आपका केस को कितना टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितनी देर से होगा, क्या ऐसा होता है? तो ये सीनियर डेजिग्नेशन है ही इसीलिए, अदरवाइज इस देश में सीनियर वकील डेजिग्नेट करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। हमने ये डिफरेंशिएशन क्यों कर रखी है? क्या उनको ज्यादा कानून आता है? उनकी फेस वैल्यू बहुत है। वो किसी ने, देखिए ये वो वकील हैं जो जज बनाते हैं, जो जज बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं के, देखिए ये जजों के इतने क्लोज होते हैं ऊपर कोलिजियम के कि ये अपने चेले चपाटों को जज बना देते हैं, खुद नहीं बनते। आपको आज से, जब मैं हाई कोर्ट में था 2006 की बात है या कब की, 2006 में आप एलिवेट होकर जज बने थे? हाँ, तो एक सीनियर वकील हैं जिन्होंने इस केस के अंदर भी बहस की है, उनका एक सीसीटीवी फुटेज बड़ा फैला था जिसमें एक लेडी एडवोकेट के साथ वो कुकर्म करते हुए देखे गए थे, और वो लोगों ने तब बड़ा शोर मचाया था कि ये इस लेडी एडवोकेट को हाईकोर्ट जज बनाने का झांसा देकर उसे अपने चैम्बर में ले गए थे और कुकर्म कर रहे थे। पर चांस उनके चैम्बर का ही सीसीटीवी था जो खुला रह गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके ही स्टाफ ने वो लीक कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह वो हाई कोर्ट के अंदर उसका स्टे लेके आए कि इसके सर्कुलेशन और उसके ऊपर स्टे होगा। तो हमारे सीनियर वकीलों के बहुत बढ़िया चरित्र हैं, ऐसी बात थोड़ी है। मैं तो जानता हूं कि रात के 8 बजे ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे मिस्टर थापर, रात को 8 बजे एसीएमएम ने बेल रिजेक्ट की, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ केस लगा के बेल ले ली। सीनियर एडवोकेट के थ्रू भी लेते हैं। अब वरना किसकी, आपकी और मेरी या किसी आम वकील की हिम्मत है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है अपना केस फिक्स करा ले रात के 12 बजे घर पर? तो इसमें जुडिशरी में करप्शन का ये ओपन चैप्टर्स हैं, इनको आप नजरअंदाज कर सकते हो, इनके ऊपर बात मत करो, लेकिन जो बोले उसको पनिश कर दो, ये नहीं समझ आया। और वो प्रशांत भूषण जी ने तो बहुत खुले आम कहा था, नाम लिए थे जजों के, उनका ऊपर कंटेम्प्ट चला के आपने जो है फंस गए खुद ही। वो कहे मैं तो नहीं माफी मांगता, आप दो सजा। तो सर वो प्रशांत भूषण जी और ढींगरा साहब तो कर सकते हैं ये हिम्मत, बाकी सब लोग तो हिम्मत नहीं करते ना। देखिए हर चीज की आपको प्राइस पे करनी होती है जी। अगर सभी लोग हिम्मत करेंगे तो कितने लोगों को जेल भेजेंगे? मेरे ख्याल जनता को अब ये हिम्मत करनी चाहिए कि वो कहे कि राजा नंगा है और कहे कि हम भुगतने के लिए तैयार। यार देखिए अगर आप प्राइस पे नहीं करोगे तो चुप रहोगे तो आपको बाद में फ्यूचर में पूरी जनरेशन को प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस पे करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात कर रही है जनरेशन। जुडिशरी में भ्रष्टाचार किसी और डिपार्टमेंट से कम नहीं है, ये आप लिख के ले लो कि आज जुडिशरी में उतना ही भ्रष्टाचार है जितना किसी और डिपार्टमेंट। जी सर, एक मामला हुआ अभी जो हुआ केजरीवाल साहब का, जिसमें उनको जेल भी भेजा गया, फिर वो सारा का सारा केस खारिज हो गया और कहा गया 23 लोगों को बरी कर दिया गया, आरोप मुक्त कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वो केस ही नहीं बन रहा था चार्जशीट में, अदालत ने कहा। तो मुझे समझ नहीं आई ये बात कि ऐसा क्या है, वो पहले ही उसी अदालतों ने ही उनको जेल भेजा था, तो क्या उस समय ये सब चीजों की जानकारी नहीं थी? और क्या इंटेलिजेंस या जो भी एजेंसी थी सीबीआई की या जिसने भी काम किया, वो ऐसा कैसा केस बनाए कि वो इतने समय चलने के बाद केस को डिस्चार्ज करना पड़ा? ये डिस्चार्ज शायद आप गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें बरी किया गया। बरी किया गया, ठीक है, जो आप समझते वो सही होगा। क्योंकि गवाही का मैंने अखबार में पढ़ा है,
मैंने भी जजमेंट नहीं पढ़ी। आप तो जुडिशरी को अखबार में ज्यादा उन्होंने ये आया कि ये गवाहों की गवाही में दम नहीं था, जो तो इसका मतलब गवाही तो हुई है, हाँ हाँ ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। जी कल्पनाथ राय जी का केस मेरे पास था। जी कल्पनाथ राय जी ने कुछ टेररिस्टों को, जो उनके यहाँ शरण मांगने आए थे, एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में एज ए सरकारी गेस्ट ठहराया था। उनको सीबीआई ने मुलजिम नहीं बनाया था, कल्पनाथ राय को। जब मेरे पास चालान आया तो मैंने देखा कि उसके अंदर सारी गवाही है उस कॉन्ट्रैक्टर की, जिस जिस जिसको ये लेटर लिखा गया था कि इनको सरकारी मेहमान बनाओ, इनकी पेमेंट मंत्रालय करेगा। ये कि वो वहां गए कल्पनाथ राय के यहाँ, कल्पनाथ राय के आदेश पर ही उनको एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया। तो ये सब गवाही देखते हुए मैंने कल्पनाथ राय जी को मुलजिम के रूप में बुला। मुलजिम के रूप में बुलाने के बाद वो सारी गवाही लिख के उनकी बेल रिजेक्ट की थी, क्योंकि ये टाडा का केस था तो इसके खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते। तो उस मेरे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए कल्पनाथ राय और उनकी वहां वो रिजेक्ट हो गई, पिटीशन बेल रिजेक्ट हो गई, मेरा ऑर्डर अपहोल्ड हो गया। अपहोल्ड हुआ। लगभग ट्रायल, मेरे पास ट्रायल 6 महीने साल से ज्यादा कोई नहीं चलती थी, तो 6 महीने 8 महीने वो जेल में रहे जब तक उनकी ट्रायल हुई। तो ट्रायल के बाद फिर अपील का राइट था जजमेंट के अगेंस्ट, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने सेम एविडेंस जो मेरे पास पेश हुई थी वही गवाही में आई, वही रिकॉर्ड आया। एनटीपीसी के उस गेस्ट हाउस का पूरा रिकॉर्ड गवाही में आया। उनका पर्सनल पीए भी इसमें वो था, मुलजिम था, और सुप्रीम कोर्ट में उसने उसको टेक्निकल ग्राउंड पे बरी कर दिया। अब गवाही वही है, जेल में आदमी रहा है, आप टेक्निकल ग्राउंड पे बरी कर रहे हो तो क्या सोच के कर रहे हो? गवाही तो तब भी थी, आप तभी बेल दे देते। और ऐसे हजारों केस है। नहीं तो इस केस मुझे का क्या याद मतलब? है सिन्हा साहब का एक केस है, चीफ जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक लेडी के पास 11 किलो मादक पदार्थ, ये एनडीपीएस का वो मिला। वो हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला। अब हाईवे पे रात को चेकिंग हो रही थी और जो पुलिस वहां खड़ी होती है, जनरली रात को ड्यूटी लेडी पुलिस की नहीं होती, जेंट्स पुलिस की होती है। जी तो चेकिंग के मिला, उन्होंने जब्त किया, केस दर्ज हुआ, सारा केस ट्रायल हुई। ट्रायल में ट्रायल कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे छोड़ दिया कि एक लेडी की चेकिंग के दौरान आपने लेडी कांस्टेबल को एसोसिएट क्यों नहीं किया। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट किस दुनिया में रहता है मुझे नहीं पता। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि हाईवे के ऊपर लेडी पुलिस नहीं होती चेकिंग में। क्या पहले से इंफॉर्मेशन दे के कोई आएगा कि मैं औरत हूं, मैं 11 किलो वो लेके आ रही हूं, लेडी पुलिस बुला लो चेकिंग के लिए? हमारे जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसी एनॉमली से भरा पड़ा है जिसको सुप्रीम कोर्ट और खराब करता जाता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। किसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ट्रायल कोर्ट में का मुंह नहीं देखा होता, उन्होंने कभी ट्रायल की नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रायल कोर्ट कैसे काम करता है, गवाह कैसे आते हैं, गवाहों के ऊपर क्या क्या वो होता है। अभी हाल ही में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, रैंसम किडनैपिंग में वो इसलिए बरी कर दिया कि एफआईआर डिले हुई।
और जबकि ये सबको पता है कि रैंसम जो किडनैप करता है वो पहली धमकी ये देता है कि अगर मेरे खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराई तो मैं इसको मार डालूंगा। मार दूंगा। आप पुलिस के पास जाओगे, वो एफआईआर नहीं लिखेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेट करके बंदे को छुड़ाने के बाद एफआईआर लिखते हैं। और ये इसमें हुआ था, बंदा भी रिकवर हुआ, रैंसम अमाउंट भी रिकवर हुआ, फिर भी केस में। नीचे से कन्विक्ट हुआ, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ कानून को अंधा बना रखा है कि हम देखेंगे ही नहीं वास्तविकता क्या है। सर ये तो लोग तो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आप करते होंगे, आप करते होंगे, मेरा सुप्रीम कोर्ट में जीरो भरोसा, जीरो। आप करते होंगे, लोग करते होंगे, बट आई डोंट ट्रस्ट। नहीं, आपकी बात को मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक जनरल, क्योंकि मेरे पास एक के बाद एक हजारों एग्जाम्पल हैं। आप लोग तो जजमेंट पढ़ते नहीं थे जी, मेरे को रोज जजमेंट पढ़नी पड़ती थी सुप्रीम कोर्ट और इनकी जी। तो मुझे पता है, और उसके बाद भी मेरा इंटरेस्ट रहा रिटायरमेंट के बाद कि क्या चल रहा है अदालतों में। सिस्टम को हम ये समझना चाहते हैं कि ये केजरीवाल वाले केस में क्या हुआ, क्या घोटाला नहीं हुआ, क्या टेक्निकल ग्राउंड हुआ। एक जज साहब थे दिल्ली हाई कोर्ट के ही, वो उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था बहुत पहले, 10 साल पहले। तो किसी बड़े केस में किसी बड़े उद्योगपति को उन्होंने जमानत दे दी थी, ठीक है। तो मैंने सवाल किया कि सर आप पर क्यों नहीं शक किया जाए। मैंने बहुत कड़ा सवाल पूछा था, जिसके लिए मैं अभी भी माफी चाहता हूँ। कड़ा सवाल पूछा कि क्यों नहीं आप पर शक किया जाए कि आपने कुछ गड़बड़ करके इनको जमानत दे दी, ठीक है। तो वो मुझ पर नाराज हो गए और उन्होंने कहा तुम जुडिशियल सिस्टम को नहीं जानते। जज जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइल है उस पर फैसला करता है, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फाइल बनाई है उस पर फैसला करता है। तो मेरा सवाल था कि सर अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर फैसला होना है तो फिर जज की जरूरत क्या, आईओ ही कर देगा फैसला। तो अब आप मुझे इसको पूरे केजरीवाल साहब के केस में समझाइए, नहीं तो अक्सर देखिए मैंने केजरीवाल साहब की जजमेंट नहीं पढ़ी है तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कशन तभी कर सकता हूं जब मैं जजमेंट पढ़ लूं, कहाँ क्या किस चीज को लेकर के क्या फैसला क्यों नहीं लिया। लेकिन ये एक जनरल चीज है कि जजों को, जज कैन गिव ए जज हैज ए राइट टू गिव रॉन्ग जजमेंट। ये हमारे कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है, इसीलिए तो अपील का कोर्ट है, इसीलिए अपील के ऊपर का कोर्ट है। नहीं, लेकिन इस बात में आपके पास 3 रिव्यू कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और मजिस्ट्रेट कोर्ट का हो तो सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह ये मतलब 3 स्टेप्स आप ले, तो एक जज गलती कर सकता है तो दूसरे जगह करेक्शन हो जाएगी, दूसरी जगह तीसरी जगह हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम है। इसलिए किसी भी जजमेंट को बिना पढ़े, बिना देखे, बिना जाने और गवाहियों को बिना पढ़े किसी जजमेंट का एनालिसिस नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं एनालिसिस में नहीं कर सकता। ठीक है, एक चीज और समझा दी, एक केस और समझा दीजिए मुझे। जस्टिस वर्मा का जो केस है, जिनके यहाँ पर घर पे करेंसी मिली, जली हुई या जली जो भी मिली, वो केस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको आप टेक्निकल ग्राउंड पे बता रहे हैं कि होगी भी नहीं। देखिए वो लोकसभा के उसमें आ गया, लोकसभा की कमेटी बैठी है जी, वो कमेटी इंक्वायरी करेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी, फिर वो चीफ स्पीकर के सामने जाएगी, फिर स्पीकर उस पर डिसीजन लेगा। फिर वो स्पीकर अगर कहता है कि हाँ ये इस लायक है तो वो कंटेम्प्ट के लिए, वो उसमें इम्पीचमेंट के लिए उसकी मोशन होगी। तो ये जो रूट चुना गया, ये जानबूझ के ऐसा चुना गया कि जिसमें कार्रवाई हो ही नहीं। देखिए इसका सही रूट ये था कि जैसे ही पैसे मिले थे, अब उसमें जज साहब तो थे नहीं घर में, चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाया गया कि जी इस घर के अंदर, जज साहब के घर के बाहर स्टोर हाउस में इतने करोड़ रुपए जले, कुछ अधजले कुछ जले मिले। तो पहला काम तो यही था ना कि इन्वेस्टिगेशन कराते, पैसा आया कहाँ से,
पैसा किसका था, जैसा का था नहीं था, किसको असेस थी। और ये इन्वेस्टिगेशन कोई हाईकोर्ट की कमेटी तो नहीं करेगी ना, वो तो पुलिस करेगी, आयोग करेगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। तो आपने वो रूट क्यों नहीं चुना? ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है जज को कि उनके घर के अंदर कोई क्राइम हो जाए तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। मान लीजिए यहीं इसी घर में एक मेड सर्वेंट को कोई दूसरा वो रेप कर देता, तो क्या आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि जज साहब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं ना, आप करते, इन्वेस्टिगेशन करते। या प्रीमिसेस के अंदर मान लो कोई नारकोटिक्स छोड़ जाता या दूसरा अनवांटेड मटेरियल छोड़ जाता, क्रिमिनल एक्ट हो जाता, कोई भी क्रिमिनल एक्ट। हाँ, तो आप क्या करते? आप जज साहब के हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे। तो ये रूट गलत लिया गया क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें जज साहब इन्वॉल्व हैं। तो जज साहब को तो बचाने का एक ही तरीका है, जज साहब को बचाने के लिए ऐसा किया गया। एक ही तरीका है कि एफआईआर मत दर्ज करो, कमेटी बना दो। अब कमेटी का सिर्फ ये है मैंडेट, देखिए कमेटी ने ये तो नहीं देखा कि इसका सोर्स क्या था, कहां से आया, कि ये वहां मिले, जले हुए मिले या नहीं मिले, और उस स्टोर रूम तक जैसा कि असेस थी या नहीं थी, इतना ही है कमेटी। और तो कोई उन्होंने इसका कोई पक्ष न जांच किया न कर सकते थे। और हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब से इन्वेस्टिगेटर बन गए? क्या एक्सपर्टाइज है उनकी इन्वेस्टिगेशन में? मेरे को तो लगता नहीं कि उन्हें ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं गवाह का। सर इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक चीज मुझे समझाइए कि जब करप्शन पर आपने इतनी बात कर दी तो क्या यही एक बड़ी वजह है या जिसके लिए चर्चा हो रही है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कि जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है एंड जजेज आर द जजेस फॉर देमसेल्फ। देखिए कॉलेजियम सिस्टम पे तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये सिस्टम है बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर कॉलेजियम के जजेस आपस में पहले डिसाइड करते हैं कि किसका कौन सा जज अब हाई कोर्ट में एलिवेट होगा। देखिए जैसे ही कोई चीफ जस्टिस बनता है, चाहे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, बार को पहले से पता होता है कि अब कौन कौन हाई कोर्ट के जज बनेंगे, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये कैसे पता होता है? और फिर आपने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है? आपके चुने हुए बहुत से जजों को जजमेंट लिखनी नहीं आती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कुछ जजमेंट्स तो आपने इसलिए वापस कर दी कि आप समझ ही नहीं सकते क्या लिखा है। और ऐसे जजों को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लाते हो। मेरे हाई कोर्ट, मेरे यहाँ एक जज साहब थे हाई कोर्ट के, जो जब ट्रांसफर हुए तो 200 केस जो उन्होंने सुने हुए थे उनको फैसला ही नहीं दिया था, सब इकट्ठे करके रखते गए। और वो ट्राई कर रहे थे कि मैं यहां से निकलूं, चीफ जस्टिस बनूं कहीं। तो चीफ जस्टिस बन गए, वो सारे केस उन्होंने रिलीज कर दिए, दोबारा बहस में लग गए। तो ये काबिलियत है एक जज की, आपके यहाँ चीफ जस्टिस बनने की और सुप्रीम कोर्ट जाने की। बस आपकी गोटियां सही होनी चाहिए कि आपने सही जगह सही गोटी बिछा रखी है। सर इसमें एक चीज और जोड़ के मुझे बताइए कि ये जजेस का तो है कि मिलकर कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम है, तो क्या भले ही कॉलेजियम हो, भले ही एनजीएसी नहीं चल रहा हो, क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो ये पॉसिबल नहीं। देखिए जब आप भेजते हो, कोई भी हाई कोर्ट का कॉलेजियम नाम भेजता है तो वहां पॉलिटिशियन ये देखते हैं कि इसमें हमारे कितने नाम, वो पहले ही साउंड कर देते हैं कि भैया देखो ये हमारा कैंडिडेट, ये जाएगा तो इसके साथ और नाम जाएंगे। और ये होता है।
देखिए, जो वकील पॉलिटिशियन के बिहाफ पर मुकदमे लड़ रहे होते हैं, बहुत बार वो हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? और जो हाईकोर्ट के जज नहीं बनते, राज्यसभा के मेंबर बन जाते। तो वो रिवार्ड तो है ही। पॉलिटिशियन की इंटरफेरेंस कैसे नहीं है? जब मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में था, वकील था, सॉरी, तो एक जज, वो मिसेस गांधी का केस एसीएमएम के यहाँ लगा था, आपको याद है या नहीं? तो एसीएमएम ने पहली पेशी पर ही छोड़ दिया कि इनको गलत पकड़ लिया, इनके खिलाफ कोई केस नहीं है। ना तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत समझी, ना फर्दर रिमांड की जरूरत समझी, छोड़ दिया। वो तब एसीएमएम थे जज साहब। जैसे ही कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई, वो जज साहब को एक किसी डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पर डेपुटेशन पे भेज दिया और डेपुटेशन से सीधा हाईकोर्ट जज बना दिया। और वो 26 साल, 22-23 साल हाईकोर्ट जज रहे और चीफ जस्टिस भी बने। तो पॉलिटिकल रिवार्ड तो होते ही है। चाहे कोलिजियम, उस समय कोलिजियम नहीं था, कोलिजियम नहीं था तो भी थे, कोलिजियम है तो भी हैं। अब पॉलिटिकल रिवार्ड या इंटरफेरेंस से वो नहीं सोचते, भाग नहीं सकते, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो कंसेंट प्रेसिडेंट की चाहिए ही। हाँ, उस पर भी पॉलिटिकल प्रेसिडेंट की तो चाहिए, मतलब लॉ डिपार्टमेंट की और आईबी की रिपोर्ट की क्लियरेंस भी चाहिए। हाँ, वही कह रहा हूं ना, होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री का दोनों का। हर जज के लिए तो आप 4-4 बार वापस नहीं भेजोगे ना कि नहीं भैया हम इसी से राजी हैं। आप सिर्फ अपने कुछ गिने चुने जजों के लिए करोगे ये। और अगर कोई अच्छा वकील होगा, वो भी कहेगा भैया माफ करो, मुझे नहीं बनना जज, बहुत हो गया। लेकिन सर, एक जज साहब ने मुझे कहा, मतलब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, एक और जज साहब थे, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखो, जज की ईमानदारी की बात तो ये देखो, मैं वकील बन के ज्यादा कमा सकता था, वकील तो ज्यादा कमाते हैं जजेस से, लेकिन मैं अपने गांव का अकेला वकील हूँ जज बना हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करना चाहता था जुडिशरी। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत के बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, और ये सच है कि जो अच्छे वकील होते हैं वो जजों से ज्यादा कमाते। जज की पूरे महीने की जितनी कमाई है उतनी वकील एक केस की फीस लेता है। कई बार तो कई वकील तो एक पेशी की फीस लेते हैं, अपीयरेंस के लेते हैं, अपीयरेंस की। हाँ, एक पेशी की, कोर्ट में खड़े होने की, चाहे उस दिन बहस करें या ना करें। लेकिन ऐसे वकील कभी हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनते। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। जी। कमा सकता था, अलग बात है। आप वही जज वकील बनते, वही वकील जज बनते हैं जिनको या तो वो जजों में से आए हैं, उनको पता है कि जज की कितनी पावर है। ये सत्ता का खेल है। आप जज, एक बार जज बन जाइए। आप भी तो वकील से सेशन कोर्ट में आए हैं, हाई कोर्ट में आए हैं, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, फिर लोग कहेंगे आप भी तो बने हाई कोर्ट के जज। हाँ, मैं तो भैया कैसे बनाऊं, आप लोगों को नहीं पता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा सवाल खड़ा कर देंगे, क्योंकि आप हाँ, खड़ा करें तो जवाब है ना। मुझे 3 बार सुपरसीड करने की कोशिश की गई। 3 बार मैंने जगह जगह रिप्रेजेंटेशन दी कि भैया कारण बताओ, और अल्टीमेटली मुझे ये कहना पड़ा, अगर मुझे सुपरसीड करके मेरे से जूनियर को जज बनाओगे तो मैं आंदोलन करूंगा। मैं इसको आई विल नॉट टेक इट लाइट डाउन। तो ऐसे जज नहीं बना दिया मुझे जी, सरकार। मेरे जो उस समय के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था मैं मिस्टर ढींगरा को जज बनने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने HKL भगत और कल्पनाथ राय, 2 उनके बड़े प्रीमियम पॉलिटिशियन को जेल भेजा था, खिलाफ फैसला दिया। तो उनका तो कसम खा रखी थी। ये तो ईश्वर जो है, ईश्वर की वो थी, मेरा भाग्य ही था कि जिसने कहा नहीं तुम्हें तो बनना है हाईकोर्ट का जज। ये बहुत सौभाग्य है। एक आखिरी सवाल सर,
कि तो ये जो यहाँ से हमने शुरू की थी, ये स्टोरी कहानी शुरू की थी, तो क्यों सरकार ने ये फैसला वापस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिएक्ट किया उससे तो पूरी सरकार मैं इसे सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी समझता हूं। मतलब सरकार को देखिए, वो जो आप कह रहे थे ना, पॉलिटिशियन जजेस नहीं अपॉइंट करवाते हैं ना, ऐसे ही तो करवाते हैं कि भैया हम आपकी बात मानते हैं, आप हमारी मानते रहा करो। नहीं तो कोई कारण नहीं था। वो बेचारे जिसने ये पाठ लिखा है, जिसने ये लेसन लिखा है, अब उसके ऊपर गाज गिरेगी, उस पर एक्शन होगा। तो यही हो रहा है हमारे देश में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए और जो प्रोटेक्शन सरकार को अपने अंडर काम करने वालों को देनी चाहिए, नहीं देती। चलिए सर, बातचीत तो और बहुत करने का मन है लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका इतनी साफगोई से बात करने के लिए, बहुत आनंद होता है। थैंक यू। हिम्मत वाले जजेस को देखकर हम लोगों की भी थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, ऐसे सब लोग हों ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए, हम उम्मीद कंटेम्प्ट होगा तो मैं साथ रहूंगा, घबराओ मत। थैंक यू सर।